अगर पानीपत के दूसरे युद्ध में मुगल सेना हार जाती तो फिर कैसा होता आज का हिंदुस्तान। सोशल मीडिया पर बहुत से यूट्यूबर्स इस बात की पैरवी करते हैं कि 16वीं सेंचुरी यानी कि 16वीं शताब्दी में मुगल सेना तो अजय सेना थी, मगर क्या वास्तव में ये सच है? शायद इस बात से आप महरूम होंगे कि साल 1556 में छिड़े पानीपत के दूसरे युद्ध में एक सेना ऐसी भी थी और एक सेनापति ऐसा था जिसने मुगल सेना को भी नाकों तले चने चबाने पर मजबूर कर दिया था, जिसने दिल्ली का तख्त मुगलों से छीन एक ऐसे सम्राट को सौंपा जिसने अपने मुस्लिम सैनिकों द्वारा भारत में थोड़े समय के लिए ही मगर एक हिंदू राज की नींव रखी थी। सोशल मीडिया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जुड़े ऐसे बहुत से साक्ष्य हैं जिनके अनुसार दिल्ली के आखिरी हिंदू राजा तो सम्राट पृथ्वीराज चौहान थे। ये बात सरासर गलत है, क्योंकि असलियत में अगर हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के मायाजाल से निकलकर वास्तविकता में आए तो हम जानेंगे कि दिल्ली के आखिरी हिंदू राजा सम्राट पृथ्वीराज चौहान नहीं बल्कि हेमू विक्रमादित्य थे। मगर आखिर कौन थे ये हेमू, जिनका नाम सुनते ही कांप उठती थी भारत की मुगल फौज? जानेंगे सिर्फ और सिर्फ कथा पर। नमस्कार आप सभी को दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मिहिर जैन और आज मेरे साथ है कैमरामैन उमर अंसारी। हेमू विक्रमादित्य, जितना साधारण नाम उतने ही हैरत अंगेज कारनामे। किसे पता था कि साल 1501 में हरियाणा के शहर रेवाड़ी में एक साधारण परिवार में जन्मे हेमू एक दिन अपने खून से एक ऐसी इबारत लिखेंगे जिसे वक्त की धूल भी फीका नहीं कर पाएगी। दिल्ली के इतिहास में हेमू विक्रमादित्य ही वो शख्स थे जिन्हें भारत में थोड़े समय के लिए ही मगर एक हिंदू राज स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। अपने पूरे सैन्य जीवन में तकरीबन 22 लड़ाइयां जीतने वाले हेमू को इतिहासकारों ने मध्ययुगीन भारत के समुद्रगुप्त का खिताब दिया है। हेमू का जन्म भले ही एक साधारण परिवार में हुआ हो, मगर उनके सपने बहुत बड़े थे। सूरी शासनकाल के दौरान अपने हैरतअंगेज कारनामों के चलते आदिल शाह सूरी ने हेमू को वकील आला यानी कि प्रधानमंत्री के पद से नवाजा था। जिस समय आदिल शाह सूरी सारे हिंदुस्तान पर सूरियों का परचम लहराने का ख्वाब देख रहे थे, उस समय इसी हेमू नाम की आंधी ने एक सही राह दिखाई। जिस समय आदिल शाह सूरी को खबर मिली कि हुमायूं ने वापसी कर दिल्ली के सिंहासन पर कब्जा कर लिया है, तब उन्होंने हेमू विक्रमादित्य को ही मुगलों को भारत से खदेड़ने की जिम्मेदारी सौंपी। आदिल शाह के इसी निर्णय से दिल्ली की सरजमी पर अब एक ऐसा तूफान उठा जिसने मुगल सल्तनत के भी परखच्चे उड़ा दिए थे। हेमू ने 50,000 लोगों की सेना, 1000 हाथी और 51 तोपों के साथ दिल्ली की तरफ कूच की। उस समय सूरियों के वकील आला यानी हेमू का खौफ इतना था कि उनका नाम सुन कालपी और आगरा के गवर्नर अब्दुल्ला उज़्बेक खान और सिकंदर खान भी डर के मारे अपना शहर छोड़कर भाग खड़े हुए। के भारद्वाज अपनी किताब हेमू नेपोलियन ऑफ मिडिएवल इंडिया में लिखते हैं कि दिल्ली के मुगल गवर्नर टार्डी खान ने हेमू को रोकने का पूरा इंतजाम किया। हेमू 6 अक्टूबर 1556 को दिल्ली पहुंचे और उन्होंने तुगलकाबाद में अपनी फौज के साथ डेरा डाला। अगले दिन उनकी और मुगलों की सेना के बीच भिड़ंत हुई, जिसमें मुगलों की हार हुई और टार्डी खान अपनी जान बचाने के लिए पंजाब की ओर भागा, जहां अकबर की फौज पहले से ही मौजूद थी। हेमू ने विजेता के रूप में दिल्ली में प्रवेश किया और अपने सिर के ऊपर शाही छतरी लगाकर अब एक नए हिंदू राज की स्थापना करी और नामी महाराजा विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण करी। हेमू ने अपने नाम से सिक्के गढ़वाए और दूर दराज के प्रांतों में गवर्नर भी नियुक्त किए। अब यह समय था जब सूरियों की ओर से हेमू और मुगल सल्तनत की ओर से बैरम खान हिंदुस्तान के भाग्य का फैसला करने वाले थे। इस देश का आने वाला कल अब कैसा होगा, यह फैसला होना था 1556 में लड़े गए उस ऐतिहासिक पानीपत के युद्ध में। मुगल खेमों में हो रहे सुखबुगाहट हेमू के लिए युद्ध का संदेश थी। इसके बाद हेमू ने अपनी तोपें पानीपत की ओर भेज दी और बैरम खान ने भी अली कुली शैबानी के नेतृत्व में 10,000 लोगों की सेना पानीपत की तरफ रवाना कर दी। अबुल फजल अकबरनामा में लिखते हैं कि हेमू ने बहुत तेजी के साथ दिल्ली छोड़ी। दिल्ली से पानीपत की दूरी 100 किलोमीटर से भी कम थी। उस इलाके में भयानक सूखा पड़ा था, इसलिए रास्ते में आदमजात का नाम निशान तक नहीं था। हेमू की सेना में 30,000 अनुभवी घुड़सवार और 500 से 1500 के बीच हाथी थे। हाथियों की सूंडों में तलवारें और बर्छे बंधे हुए थे और उनकी पीठ पर युद्ध कौशल में पारंगत तीरंदाज सवार थे। इससे पहले मुगल सेना ने युद्ध के मैदान में इतने लंबे चौड़े हाथी कभी नहीं देखे थे। वो किसी भी फारसी घोड़े से तेज दौड़ सकते थे और घोड़े और घुड़सवार को अपनी सूंड से उठाकर हवा में फेंक सकते थे। हेमू राजपूतों और अफगानों की एक बड़ी फौज के साथ पानीपत पहुंचे। दोस्तों, अभी तक आपको लग रहा होगा कि हर तरह से हेमू की जीत तो पक्की थी, मगर ये कहीं से कहीं तक भी सच नहीं है, क्योंकि पानीपत के दूसरे युद्ध में हेमू ने हर काम को बिल्कुल सही ढंग से अंजाम दिया था, मगर अनजाने में वो एक गलती कर बैठे थे। मुगल सेना से लड़े गए पानीपत के इस मैदान जंग में हेमू विक्रमादित्य सिर में बगैर किसी सुरक्षा कवच पहने उतर चुके थे। उनका सिर पूरी तरह से खाली था और वो हाथी पर बैठ चीख चीख कर
अपनी फौज का मनोबल बढ़ा रहे थे। उस समय हेमू अपने हाथी हवाई पर बैठे मुगल सेना से आमने सामने की जंग तो लड़ रहे थे, मगर इस जंग ने हिंदुस्तान के आने वाले कल को पूरी तरह से बदल दिया था। मशहूर लेखक अब्दुल कादिर बदायूनी अपनी किताब मुंतखबुत तारीख में लिखते हैं कि हेमू के हमले इतने सधे हुए थे कि उसने मुगल सेना के बाएं और दाहिने हिस्से में अफरा तफरी फैला दी थी, लेकिन मध्य एशिया के घुड़सवारों को हल्के में नहीं लिया जा सकता था। हेमू के हाथियों के सिर पर सीधा हमला करने के बजाय उन्होंने उन पर तिरछा हमला किया ताकि हाथी पर सवार सैनिकों को नीचे गिराकर अपने तेज तर्रार घोड़ों तले रौंदा जा सके। मुगल सेना से भी बड़ी और अनुशासित फौज बगैर किसी शिकस्त के लगातार 22 युद्ध जीतना, इतना परिचय ही हेमू विक्रमादित्य की काबिलियत को मुगलों के समक्ष दर्शाने के लिए काफी था। मगर अब पानीपत के मैदान जंग में एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने 300 सालों तक मुगल सल्तनत के पांव दिल्ली में हमेशा हमेशा के लिए जमा दिए थे। युद्ध के दौरान जिस समय हेमू मुगलों को दाई और बाई ओर से घेरने में लगे थे, उसी समय अली कुली शैबानी के तमाम सैनिक हेमू की ओर लगातार तीर बरसा रहे थे। अचानक एक तीरंदाज ने सफलतापूर्वक हेमू की आंख का निशाना लिया। मुगल सल्तनत के वजीर कलम अबू फजल लिखते हैं कि जंग के मैदान में उड़ता हुआ एक तीर अचानक हेमू की आंख को भेदता हुआ उनकी खोपड़ी में जाकर फंस गया। उन्होंने सिर पर कोई सुरक्षा कवच नहीं पहना हुआ था। ये एक बहादुर लेकिन एक नासमझी भरा फैसला था। हरबंस मुखिया अपनी किताब द मुगल्स ऑफ इंडिया में लिखते हैं कि इस दुर्घटना के बाद भी हेमू ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपनी आंख के सॉकेट से तीर को निकाला और उसको अपने रुमाल से ढक लिया। इसके बाद भी उन्होंने लड़ना जारी रखा। सत्ता पाने की भूख हेमू में अकबर से कम नहीं थी। अपनी एक आंख से मैदान जंग में टिके रहने के बाद एक समय पर हेमू अपने हौदे में ही गिरकर बेहोश हो गए। सेनापति का यह हाल देख हेमू की फौज के भी कदम जंग के बीच से उखड़ने शुरू हो गए थे। निजामुद्दीन अहमद अपनी किताब तबाकत अकबरी में लिखते हैं कि शाह कुली खान ने एक हाथी को बिना महावत के भटकते हुए देखा। उसने अपने महावत को हाथी पर चढ़ने के लिए भेजा। जब महावत हाथी पर चढ़ा तो उसने उसके हौदे में एक घायल व्यक्ति को पड़ा पाया। ध्यान से देखने पर पता चला कि वो घायल शख्स और कोई नहीं बल्कि हेमू थे। पूरे मामले के महत्व को समझते हुए कुली खान उस हाथी को हाकर बादशाह अकबर के सामने ले गया। इससे पहले उसने हेमू को जंजीरों से बांध दिया था। इस सब के बाद 14 वर्षीय जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के सामने घायल हेमू विक्रमादित्य को पेश किया गया। इस सब के बाद बहुत सी कहानियां मशहूर हुई। मिसाल के तौर पर फरिश्ता के अनुसार अकबर ने अधमरे हेमू को जान से मारने के लिए साफ इनकार कर दिया था, तो वहीं विंसेंट स्मिथ और हरबंस मुखिया के अनुसार अकबर ने खुद अपनी तलवार से हेमू की हत्या कर दी थी। हेमू के खात्मे के बाद एक बार फिर दिल्ली मुगल सल्तनत का मरकज कहलाई। इतिहास ने हेमू को खुद से इस कदर दरकिनार कर दिया कि आज हेमू को देश की 1% जनता भी नहीं जानती। मगर इस बात से भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि हेमू ही वो शख्स थे जिसने मुगलों के पांव एक समय के लिए हिंदुस्तान से उखाड़ बाहर फेंके थे। लेकिन दोस्तों, अब शायद आप सोचेंगे कि हेमू विक्रमादित्य तो एक कट्टर हिंदू राजा थे जो कि मुसलमानों से सख्त नफरत करते थे। तो माफ कीजिएगा, ये सरासर गलत है, क्योंकि निरोध भूषण रॉय अपनी किताब सक्सेसर्स ऑफ शेर शाह में लिखते हैं कि हेमू ने हमेशा हिंदू और मुसलमानों को अपनी दो आंखों की तरह समझा। पानीपत के युद्ध में मुगलों की शिकस्त के खातिर उनके फौज के दाहिने हिस्से की कमान संभाली थी शादी खान ने और बाएं हिस्से की कमान संभाल रहे थे राम्या। इसलिए उनके नाम के साथ एक धर्मनिरपेक्ष शासक इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि एक सांप्रदायिक हिंदू। लेकिन दोस्तों, इस सब पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। कैमरामैन उमर अंसारी के साथ मिहिर जैन, कथा।